हेलो एवरीवन। इस पार्ट टू में, चूँकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट टू है, क्लास नाइन्थ का एसएससी बोर्ड का, इसमें आप सबका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप पहले का लेक्चर देखकर ही यहाँ पर आए हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेल्स हाउ न्यूमरस। ठीक है, ये टॉपिक हमें स्टार्ट कर। लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल इन इट्स बॉडी। मतलब जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, कंसीडर करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम यही हो। ओ भाई, कंसीडर लो ये कोई राजू है। ठीक है, अब राजू ना एक मोटा सा इंसान है, तो उसका मतलब बहुत सारे, इतना बड़ा है, उसकी मतलब हाइट वाइट है, आराम से 6'5" उसकी हाइट वाइट है, तो मतलब उसमें सेल भी ज्यादा होंगे। वही मैं कंपेयर करूं उसको एक चींटी से। मतलब मैं उसको कंपेयर करूं, तो फिर मैम कहाँ ये राजू मोटा तगड़ा इंसान, और कहाँ आप चींटी से कंपेयर कर रहे हो। तो यही कहा गया है कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी में उतने ही सेल होंगे। आई होप अब आप इस वाले एग्जाम्पल को नहीं भूलोगे, एक चींटी और एक राजू को। ठीक है, सिंगल सेल। अब सिंगल सेल, हम किसी भी सेल को सिंगल सेल कब कहेंगे, क्यों कहेंगे? मैनी स्मॉल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ जस्ट सिंगल सेल। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ जस्ट सिंगल सेल। जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ईस्ट प्लांट्स की किस्म होता है फंजाई में। बैक्टीरिया, अमीबा को हम नॉर्मली मोटी क्लासिफिकेशन में एनिमल में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन अगर आप आगे इसको क्लासिफाई करोगे तो इसको एनिमल में नहीं करें, इसके लिए अलग से क्लासेस बनाई गई हैं। लेकिन अभी आप बैक्टीरिया और अमीबा को प्लांट में कंसीडर करो, एंड ईस्ट को, सॉरी, बैक्टीरिया और अमीबा को आप एनिमल में कंसीडर करो और ईस्ट को प्लांट में कंसीडर करो। ओके, जब आप आगे जाओगे तो आप इसकी और क्लासेस पढ़ोगे कि इनको और क्लासिफाई किया गया है। तो अभी के लिए इसको हम इतना सिंपल रहने देते हैं, जितना सिंपल ये बताएगा कि सिंगल सेल बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स और एनिमल हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यू सेल। some very small plant or animals are made up of relatively few cell, मतलब कि कुछ सेल, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड और अ फ्यू थाउजेंड सेल, उसको हम फ्यू सेल कहेंगे। जैसे कि स्पाइरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की ना कॉलोनी होती है, तो फ्यू हंड्रेड है, थाउजेंड सेल के अंदर आता है। स्पाइरोगायरा भी कम सेल होते हैं, जैसे कि 100 सेल, 1000 सेल, मतलब एक सेल से तो ज्यादा है, 100 या 1000, लेकिन फ्यू सेल की कैटेगरी में आता है। उसमें आता है स्पाइरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। फिर आता है मल्टी सेल्ड। ऑल प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस इंक्लूडिंग आवरसेल्फ, मतलब हम लोगों को भी इंक्लूड करते हैं, आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। मतलब कि मल्टी सेल में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल आ गए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मैंगो, ऐसी प्लांट्स एंड एनिमल को मल्टी सेल कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने सिंगल सेल किसको कहा है। तो फर्स्टली इज सिंगल सेल, सिंगल सेल। सिंगल सेल में हमने लिया है बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा। फिर था फ्यू सेल, जिसमें 100 एंड 1000 ऑफ सेल आते हैं। कितने? 100 एंड 1000 ऑफ सेल। उसके एग्जाम्पल है स्पाइरो गायरा एंड वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स। तीसरा आता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन,
एंड मैंगो। आप भी इसको ना स्क्रिबल कर करके याद करना, तभी आपको याद होंगे, वरना याद तो हो जाएंगे, भूल जाओगे। तो बार बार स्क्रिबल करना, जैसे लाइक नहीं है ना कि मतलब आप इतनी अच्छी राइटिंग, सिंगल सेल क्यों करनी है भाई? सिंगल सेल बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ऐसे करके लिखो ना, स्क्रिबल करके लिखो, याद रहेगा। जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको बार बार स्क्रिबल करो, बार बार लिखो, उसको याद हो जाएगी। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, स्क्रिबल कर करके। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना, डेफिनेटली याद होगी। आगे बढ़ते हैं। एन एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलियन सेल इन द होल बॉडी। ह्यूमन की पूरी बॉडी में 1000 मिलियन सेल होते हैं। 10,000 मिलियन नर्व सेल इन द ब्रेन कॉर्टेक्स। ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, उसमें 10,000 मिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं। एंड 5 से 6 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं बॉडी में। 7,000 वाइट ब्लड सेल पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड पाया जाता है। ये एक अप्रोक्स डाटा है पूरी ह्यूमन बॉडी का, मतलब ये नहीं है कि इतना ही पाया जाता है, मतलब हमने एक अप्रोक्सीमेटली डाटा चूज किया है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें ये कहा गया है कि पूरी बॉडी में 1000 मिलियन सेल हैं। ब्रेन के कॉर्टेक्स में 10,000 मिलियन नर्व सेल हैं। एंड आरबीसी का अमाउंट कितना है? 5 से 6 मिलियन। वाइट ब्लड सेल का 7,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है, आई होप ये बॉक्स आपको याद हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसमें डाटा ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वाला डाटा एक बार देख लेना, भूलना मत। याद ना हो तो प्लीज स्क्रिबल करके याद करना, लेकिन कोशिश करना कि भूलो ना। सेकंड टॉपिक इज सेल। हाउ स्मॉल, कितना स्मॉल हो सकता है? सेल आर वेरी स्मॉल एंड आर सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। एक बैक्टीरिया का सेल है, अब कहते हैं ना हाथ में मतलब इतने सारे बैक्टीरिया, तो दिखते थोड़ी ना है। तो किसके थ्रू आप देख सकते हो? आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो। आप उसको अपनी नेकेड आई से, आंखों से नहीं देख सकते हो। एक सेल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, तो सेल इतना छोटा हो सकता है कि उसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। तो स्मॉलेस्ट सेल किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट सेल एक बहुत स्मॉल सेल जो कि बैक्टीरिया का सेल होता है, जिसका साइज याद रखना 0.3 से 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का सेल होता है। आरबीसी का साइज है 7 माइक्रोमीटर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आरबीसी, ह्यूमन बॉडी की आरबीसी 7 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया का साइज 0.3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल की कैटेगरी में आता है। एक फिर होता है लॉन्गेस्ट सेल, लंबा कितना है? नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल को लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। नर्व सेल कैसा होता है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये एक नर्व सेल है, ठीक है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि नर्व सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बस इतना बता रही हूँ कि ये नर्व सेल है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नहीं, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल। इमेजिन अ नर्व सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर टिप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बैकबोन। इमेजिन करो, आपकी फिंगर टिप से लेकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो कि बैकबोन में है, इतना लंबा होता है। तो ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। फिर आता है एक लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज मत होना, लॉन्गेस्ट नर्व सेल है। एंड लार्जेस्ट सेल आर बर्ड सेल, एक्चुअली द सेंट्रल येलो स्पेयर ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के अंडे को लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। ऑस्ट्रिच एग ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ऑस्ट्रिच के एग को लिविंग वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। द वाइट एल्ब्यूमिन ऑफ द सेल एंड द एग शेल आर एक्स्ट्रा पार्ट एडेड ऑन द एक्चुअल एग एज इट passes डाउन द reproductive tract. Okay, most one, smallest cell
की कैटेगरी में आता है आपका बैक्टीरिया आरबीसी। बैक्टीरिया का साइज 0.3 से 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी का अबाउट 7 माइक्रोमीटर। दूसरा आता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट लंबा कितना कौन सा है? नर्व सेल। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल में आता है। फिर है लार्जेस्ट सेल। बड़ा सेल क्या है? ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे लार्जेस्ट सेल में आता है। ठीक है। स्मॉलनेस ऑफ सेल अ ग्रेटर एफिशिएंसी। सेल का छोटा होना एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। सेल जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज। सेल वैसे छोटा ही होता है साइज में, एंड इज फॉर टू मेन रीजन। अब ये छोटा क्यों होता है, इसके दो रीजन है। पहला, different region of a cell can communicate with each other rapidly for the cell to function effectively। अलग अलग रीजन के सेल हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी सिग्नल ट्रांसफर होंगे, जितनी जल्दी वो पास करेंगे अपने कम्युनिकेशन फंक्शन, उतना ही इफेक्टिव होगा। If cell have a large surface area volume ratio for greater diffusion of substance in and out of the cell। अगर सेल लार्ज सरफेस एरिया है सेल का, तो वॉल्यूम रेशियो फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन में डिफ्यूज करने के लिए सब्सटेंस इन एंड आउट ज़्यादा होगा, इसीलिए सेल को छोटा रखा गया है। नॉर्मली समझा देता हूँ, अगर सेल छोटा है तो वो ना बहुत जल्दी पास वाले सेल से कम्युनिकेट कर पाएगा, बातचीत कर पाएगा। तो अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो फंक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, जो वो भी रिलीज करेगा बट उसकी फंक्शन। अगर सेल बड़ा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी, वो इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, इसीलिए सेल को छोटा रखा गया है। इस दो रीजन थे, समझ में आ गए कि छोटा होगा तो जल्दी कम्युनिकेट कर पाएगा और जल्दी रैपिडली कम्युनिकेट करके उसको ट्रांसफर कर पाएगा और वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। अगर सेल बड़ा होगा तो उसमें डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट टाइम लगेगा। ओके, to understand this second advantage about surface area volume ratio, imagine a cube with each of its size measuring 2 mm। इसी को इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। The total surface area of this cube will be 2 mm is to 2 mm is to 6 surface है, तो 24 square meter का हो जाएगा, just like this। Suppose we cut this cube into 8 equal small, जो कि 24 square mm का है, उसको हमने 8 पार्ट में काटा है, मतलब कि ये है स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको क्या करा है, 8 इक्वल स्मॉल पार्ट्स में काट देना है। ठीक है, ये कर देना है। अब हमने ये करा, then the total surface area of these 8 smaller cube will be 1 mm is to 1 mm is to 6 faces is to 8 piece के हिसाब से 48 square mm, which is double than of the original larger cube। The total volume in both case will stay remain the same। वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम रहेगा क्योंकि उसको काटा है 8, उसके केस 8 इक्वल स्मॉल क्यूब्स में से काटा है। Small size of cell present a large surface area volume ratio। स्मॉल सेल है लेकिन उसका लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस एरिया होगा कि तो डिफ्यूजन में हेल्प होगी, ऑक्सीजन जल्दी अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, पानी अंदर बाहर आ सकता है बहुत इजीली, न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकते हैं, वेस्ट बाहर जा सकते हैं, अदर सब्सटेंस। तो ये एक फ़ायदा है स्मॉल सेल विथ लार्ज, क्या बोलेंगे उसको, लार्ज सरफेस एरिया या वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो इसके फायदे, द लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ द सेल इंश्योर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। न्यूट्रिएंट्स आ पाएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द इंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, वो डिफ्यूज हो पाए, वेस्ट जल्दी से बाहर जा पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो अंदर आ पाएंगे। रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन इनटू द, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है वो बाहर जाएगी।
एनी डैमेज टू द सेल कैन बी इजिली रिपेयर्ड। तो इसी लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो भी डैमेज होगा सेल में वो इजिली आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये इसके 4 एडवांटेजेस हैं कि लार्जर सरफेस एरिया या ग्रेटर वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हुआ तो क्या फायदे हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेल शेप टू स्वीट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हर सेल एक ही शेप का होता है, जैसे कि सर्कल। मैंने कहा भाई ये बॉडी का कोई भी सेल बन जाएगा, प्लांट का कोई भी सेल, हमें चाहिए ऐसा सेल, लेकिन हम काम करा रहे हैं इसी से। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब प्रकृति ने भाई इसको ही मॉडिफाइड करें, तो सेल की शेप के बेसिस पर, सेल की शेप जो हुई है ना वो उसके काम के थ्रू हुई है। कि सेल का काम अगर पानी ले जाना है तो उसने रेक्टेंगल कर दिया है, अगर उसका डायरेक्शन है तो उसने कुछ और शेप ले लिया है। ऐसे ही सेल की शेप उसके फंक्शन के बेसिस पर डिपेंड की गई है। सेल वेरी ग्रेटली इन शेप, सेल की बहुत सारी शेप हैं। दीज में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, thread like, branch or even irregular. These shape of cell are often related to the different function they perform. जो सेल जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसी फंक्शन के बेसिस पर उसकी शेप है। तो शेप की जरूरत क्या पड़ी सर, इस शेप से भी तो सारे फंक्शन हो रहे थे, नहीं हो रहे थे भाई, उसके फंक्शन अलग अलग थे जिसकी वजह से उसने शेप चेंज करी। अब फंक्शन और शेप का हम रोल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल बहुत जगहों पे काम आते हैं। ये नॉर्मली आपकी स्किन के सेल एपिथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये इर्रेगुलर एपिथेलियल सेल है, ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है, आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे। ये क्यूबॉइड एपिथेलियम सेल है। ठीक है, क्यूब शेप का होता है ये। दूसरा है ह्यूमन ब्लड सेल आरबीसी सेल जो कि सर्कल है। ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड सेल, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के सेल अलग अलग शेप के होते हैं, तो इस सर्कल शेप ही आ गई। ठीक है, फिर आती है कार्टिलेजनस सेल, ओवल शेप, ओवल शेप कार्टिलेज सेल। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल, कनेक्टिव टिश्यू जो कि एपिथेलियम सेल के नीचे होता है, कनेक्टिव टिश्यू उसके सेल। कनेक्टिव टिश्यू में आता है तुम्हारा ब्लड आ गया, बोन आ गया। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है। एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, फैट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। मसल सेल, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड दिख रहे हैं ये, बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं। ये तुम्हारा नर्व सेल, नर्व्स का न्यूरॉन्स, नर्व सेल कहते हैं इसको। बोन सेल, स्मूथ मसल सेल, फ्यूजीफॉर्म के, फ्यूजीफॉर्म होता है इसका नाम, फ्यूजीफॉर्म। स्मूथ मसल सेल का जो शेप होता है वो फ्यूजीफॉर्म होता है। ये क्लामाइडोमोनास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओवल है इसकी शेप, है ना। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर सेल है, लीफ का शेप है, ये लीफ की सेल है ये। ये गार्ड सेल, स्टोमाटा जो कि प्लांट में हेल्प करता है, स्टोमाटा ये उसका सेल है। अमीबा, इरेगुलर सेल, इरेगुलर सेल अमीबा का सेल है। तो मतलब इनका फंक्शन के बेसिस पर ही इनकी शेप ऐसी हुई है। एवोल्यूशन हुआ, सेल को फंक्शन के बेसिस पर शेप में चेंजेस आए। ओके, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसी को क्या कर, आरबीसी की जो शेप है ना वो सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव क्यों है? क्योंकि उसको कैपिलरीज में जाना था। जैसे कि ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज होती हैं, फिर ये वीन आती है। ठीक है, इन कैपिलरीज में जाना था, इसीलिए वो सर्कल वाली या बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप की हुई। और उन्हें क्या करना था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम भी आरबीसी का था, इसीलिए ये सर्कल
और बाई कॉनकेव शेप की हैं, ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल अमीबाइड, अमीबा लाइक मूवमेंट। WBC के जो सेल होते हैं ना वो ये वाले WBC सेल, ये अमीबॉइड शेप के होते हैं। अमीबा लाइक मूवमेंट होता है, मतलब सीडोपोडिया। अमीबा ऐसे होता है किसी भी शेप का। तो चलता कैसे है, जैसे कि अगर ये खाना दिख गया तो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे अपना ये बढ़ा लेगा, ठीक है, यहाँ से पहुंचे। सीडोपोडिया, फेक फीट, मतलब उसके पैर नहीं होते, सीडो होते हैं उसके फीट, मतलब इरेगुलर सा तो वो है, उसको चाहिए तो वो ऐसे बढ़ जाता है, तो मतलब वो फीट तो बनाता है लेकिन उसके फीट होते नहीं, इसलिए उसको सीडोपोडिया कहते हैं। दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल, जबकि ऐसे कि ये कैपिलरी की वॉल है, ये अपने आप को ना ऐसे, अगर इसको निकलना है ना, ये इसको स्क्वीज कर लेगा, मतलब ऐसे कर लेगा अपने आप को। जब इंजरी होती है तो कैपिलरी रप्चर होगी तो ये निकलेगा ना, तो ये ऐसे ऐसे करके अमीबा की तरह बहुत ज़्यादा अपनी शेप को चेंज कर लेगा, स्क्वीज कर लेगा कैपिलरी वॉल से निकलने के लिए, इसलिए इसको अमीबॉइड शेप का कहते हैं। नर्व सेल लॉन्ग था, अब नर्व सेल कौन सा था भूलना मत, ये इट इज़ अ नर्व सेल, ये वाला जो सेल है इट इज़ अ नर्व सेल, लॉन्ग सेल। ओके, नर्व सेल आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स, क्योंकि इसे इम्पल्स कंडक्ट करना होता है, मतलब कि ये लंबा इसलिए कि यहाँ पर कोई इम्पल्स आया, मतलब इसके डेंड्राइट, ये मैंने बताया था ऐसे था, यहाँ पर अब इम्पल्स आया और इसको ये अंदर भेजेगा, तभी तो यहाँ से वो दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो आगे करेगा, तो ये इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स होते हैं, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप ये समझो कि ये इम्पल्स मतलब कि इंफॉर्मेशन पास आउट करता है, ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा, मतलब कि मेरे हाथ में चोट लगी, अब वो मेरे हाथ में चोट लगी तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने रिएक्ट नहीं करा, मैंने एक गर्म चीज को छुआ जिससे मुझे चोट लगी, मैंने हाथ हटाया, तो इतनी जल्दी मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना और फिर ब्रेन के थ्रू फिर वापस वहीं पर सिग्नल पहुंचाना कि इतना हॉट, अब हाथ हटा लो, ये इम्पल्स होता है। और ये कौन कंडक्ट कराता है, नर्व सेल, जो कि लॉन्ग होता है, ठीक है, ये बॉडी से ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन तक ले जाता है बॉडी से, और फिर ब्रेन से बॉडी भी लाता है, ठीक है, और ये इतने मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मतलब बहुत कम टाइम में ये ऐसा कर सकता है और करता है। मसल सेल आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टू पुल और स्क्वीज द पार्ट। मसल सेल, दिस इज अ मसल सेल, दिस इज अ स्ट्राइटेड मसल सेल, एक होता है स्मूथ मसल सेल, ये स्मूथ मसल सेल है, ये स्ट्राइटेड मसल सेल है, ठीक है। मसल सेल आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रेक्टाइल, लंबे होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज करेंगे उस पार्ट को, जैसे कि ये इतना बड़ा था, इसके पास कैपेबिलिटी है इतना करने की, तो इसने क्या है, स्क्वीज कर दिया पार्ट को, ठीक है, इसी की वजह से ये लंबे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, या ऐसे होते हैं फ्यूजिफॉर्म। ये स्मूथ मसल, ये आपको स्टमक में मिलता है, ठीक है। गार्ड सेल ऑफ स्टोमल पोर इन द लीव आर बीन शेप टू ओपन एंड क्लोज द पोर। गार्ड सेल जो मैंने बताया था स्टोमाटा का पोर होता है, वो बीन शेप्ड होता है, ओपन एंड क्लोज द पोर, ओके, ओपन करता है, क्लोज करता है, ये थोड़ा सा देख लो। नेम द फॉलोइंग एनी टू वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम जो वन सेल्ड हैं, हमने अभी पढ़ा था पीछे, वन सेल्ड कौन कौन से थे, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा, यही थे, अमीबा यही पढ़ा था, तो दो आप कोई से भी लिख सकते हो। फिर द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, लंबा, नर्व सेल, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है, याद रखिएगा, याद रखना भूलना मत। नेक्स्ट इज अमीबॉइड सेल इन ह्यूमन, अमीबॉइड सेल कौन सा होता है, अभी पढ़ा था, वाइट ब्लड सेल, WBC का सेल अमीबॉइड सेल होता है, जो कि ह्यूमन में पाया जाता है। फिर है आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल,
सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेल कंपोनेंट विच इज विजिबल ओनली इन सेल डिवीजन स्टेज। ऐसा कौन सा सेल का कंपोनेंट है जो कि विजिबल होता है सिर्फ सेल्फ डिवीजन की स्टेज पर? वो ना, जब सेल डिवाइड होता है तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जब ये सेल डिवाइड होता है तभी दिखता है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ऐसे सेल का कंपोनेंट है जो कि आपको तभी दिखता है जबकि सेल डिवाइड होता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये सारे आंसर मिल गए होंगे। And list three categories of substance which are ensure greater diffusion due to large surface area ratio of the cell। ये हमने अभी पढ़ा था आगे। ये तो इसमें से चारों में से आप कोई भी तीन लिख देना, इसमें वही आंसर आएगा, ठीक है। उसका आंसर यही है। आई होप अब आपको ये प्रोग्रेस चेक वाला बॉक्स क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा एक बार मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ सेल show spatial differences, yet they all show some basic structural plan which may be expressed in the term of generalized cell। अभी हम एक generalized cell की बात करेंगे जो कि सब में मिलता है, ठीक है। A generalized cell consists of three essential part। एक generalized cell में थ्री essential part होते ही होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस हर सेल में आपको मिलेगा। साइटोप्लाज्म आपको हर सेल में मिलेगा। मतलब ऐसा सेल, हर सेल जिसमें एक सेल में क्या क्या जनरली आपको मिलेगा हर सेल में, तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये आपको हर सेल में मिलेगा ही मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि किसी सेल में ये ना हो, ये आपको हर सेल में मिलेगा। इसलिए हम इसको जनरल सेल के बेसिस पर, हम इसको एसेंशियल पार्ट है जनरलाइज सेल का, ठीक है। Figure 2.6 show the structure of a generalized cell, animal cell of a generalized plant cell as seen compound microscope। तो 2.6 फिगर के देख, ये एक तरीके का प्लांट सेल है, ये है एनिमल सेल। हम ये पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कॉमन क्या है, कि हर सेल में मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एनिमल में भी है प्लांट में भी है, साइटोप्लाज्म एनिमल में भी है प्लांट में भी है। तो ये तीन चीज़ें तो आपको हर सेल में मिलेगी, चाहे वो एनिमल का सेल हो प्लांट का सेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस चीज़ का सेल है, वो इससे फर्क पड़ता है क्योंकि हर सेल में ये तीन चीज़ें बहुत कॉमनली मिलती हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके। सेल ऑर्गेनली लाइक लिटिल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गेनली को क्या बोलते हैं? लिटिल ऑर्गन। मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल हैव अ डेफिनाइट शेप। बहुत सारे सेल के ऐसे पार्ट हैं जिसकी अपनी डेफिनेट शेप होती है, अपना डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, अपना डेफिनाइट फंक्शन होता है, ठीक है। हर सेल का अपना खुद का डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है एंड डेफिनाइट फंक्शन भी होता है। ओके, ये नहीं भूलोगे। हर सेल का, सेल के पार्ट का अपनी शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। ओके, सच पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनलीज। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनलीज कहते हैं। द ऑर्गेनली हैव द सेम स्टेटस इन अ सेल एज द ऑर्गन
have in the entire body of an animal or a plant performing specific function. Cell organelles are living part. जो सेल ऑर्गेनल होती है वो लिविंग पार्ट होती है, ठीक है, डेड नहीं होती है, लिविंग होती है। जैसे कि इसमें देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से एनिमल सेल अपनी शेप चेंज करता है और प्लांट सेल की अपनी एक खुद की शेप होती है। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम होता है जो इसको डिवाइड करने में हेल्प कराता है। प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होता है। गोल्जी बॉडी दोनों में होता है, न्यूक्लियोलस दोनों में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में होता है, क्रोमेटिन फाइबर दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल का वैक्यूल छोटा होता है। एनिमल के केस में क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट को कलर देता है, एनिमल के केस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में सेम होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लांट में होती हैं, एनिमल में नहीं होती, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल में होती हैं, प्लांट में नहीं होती। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जिसकी Let us now describe the different part of the animal and plant cell in some detail. Part of the cell: living cell, non-living cell. लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, नॉन लिविंग सेल में सेल वॉल होगी, जैसे कि ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है लेकिन सेल वॉल आउटर लेयर होती है। इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? अगर लिविंग है सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, सेंट्रोसोम जो कि एनिमल में होगा, सिर्फ प्लांट में नहीं होगा, प्लास्टिड जो कि प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। अगर कोई सेल डेड है तो उसमें क्या होगा? उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे एंड फैट ड्रॉपलेट्स होंगी, ओके। और फिर न्यूक्लियस में क्या होगा? अगर सेल लिविंग है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलाई होगा और क्रोमेटिन फाइबर होगा न्यूक्लियस के अंदर। वहीं अगर सेल डेड है तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। नॉन लिविंग सेल है, नॉन लिविंग सेल है तो उसके न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। द सेल मेम्ब्रेन हैज फाइन पोर्स थ्रू विच सब्सटेंस में एंटर और लीव द सेल। सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है ना, इसमें ऐसे कि पोर्स होंगे, ठीक है, पोर्स होंगे जिसकी वजह से सब्सटेंस बाहर जा सके या अंदर आ सके, ठीक है, ये रिजिड नहीं होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होंगे जिसकी वजह से सब्सटेंस अंदर या बाहर जा सकता है। द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव। मतलब कि परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि हर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर नहीं जा सकता, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। डेट इज इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू व्हाइल इट प्रिवेंट अदर, कि वो हर किसी को अपने से पास होने नहीं देगी। सेल मेम्ब्रेन हर किसी को अलाउ नहीं करेगी, सेल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यूरिया है, सोडियम है तो हर कोई आ, वो सेलेक्टिव परमिएबल ही होगी। यूरिया के मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देगी, सोडियम के मॉलिक्यूल्स को कोई कोई सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, नहीं करेगी, जैसे उसका मन है। ग्लूकोज को हर कोई अलाउ नहीं करता है, सेल मेम्ब्रेन हर कोई अलाउ नहीं करता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर जाने के लिए। तो
इट्स डिपेंड, इसलिए इसे कहा गया सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। जैसे कि मैंने ये बताया, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर, लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो दिस इज अ सेल वॉल। इसमें कोई पोर्स नहीं होंगे, सेल वॉल, इसमें कोई पोर्स नहीं होंगे, ये एकदम रिजिड होगी, जिसकी वजह से सेल को अपना खुद का शेप मिलता है। जैसी सेल वॉल होगी उसका शेप वैसा ही होगा। ओके, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, याद रखना, ठीक है, जो कि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। द सेल वॉल गिव्स शेप, सेल वॉल शेप देती है एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी टू द सेल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल, ये रिजिड होती है, ये ना इसके फंक्शन को कभी अफेक्ट नहीं करेगी, कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी, अपना फंक्शन खुद करती है। भाई सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं कहती भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, अपना ओपिनियन देता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से तुम ये समझो, अपना काम, मतलब हमें जनता वाला सेल वॉल का हिसाब है, अपने से मतलब रखो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। और रिजिड है तो मतलब बहुत इजीली कोई यहाँ से पास आउट हो नहीं सकता। ये वो घर के वाले मुख्य कि हम चाहेंगे तो हमारी मर्जी से कोई आएगा वरना नहीं आएगा, मोस्टली नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, the cell wall is freely permeable, allowing the substance in solution to enter and leave the cell wall hindrance. Cell wall is freely permeable. सेल वॉल जो है ना वो फ्रीली परमिएबल है, अलाउ करती है सब्सटेंस को कि आए और जाए विदाउट हिंड्रेंस। मतलब ठीक है भाई, कभी कभार मूड चेंज हुआ तो आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, तो मतलब ये इसका मन है, आओ तो आ जाओ, नहीं आओ तो मत आओ, जस्ट लाइक दिस। ये फ्रीली परमेएबल है, इसका खुद का वो नहीं है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब सख्तता प्रोवाइड कराती है, फ्रीली परमेएबल है। The plant cell shown in figure 2.6 also show portion of the cell wall of 6 surrounding cell। ठीक है, इसमें 6 सराउंडिंग सेल के में दिखाया गया। A thin middle layer. Thin middle layer shows a dark line holds two adjacent cells together.